कुछ ऐसे लीडरान हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार मानते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पर आज की इस मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है, इनका जिक्र किया जा सकता है। माफ़ कीजिएगा, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फैसला सामने आ जाए। हालांकि कोई बड़ा फैसला भी हो उसके बारे में इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह के हालात फिलहाल अभी हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ मुद्दे हैं, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन हो, चाहे वो असेंबली चुनाव हो, या फिर स्टेटहुड कब तक रेस्टोर किया जाएगा और कैसे किया जाना चाहिए, शायद इसका फीडबैक भी ये सियासी पार्टियों से लिया जाएगा। हालांकि बिल्कुल जाहिर सी बात है मनोज कौल, ये अभी एक तरह की शुरुआत है और इस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर सामने आता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम का जो पूरा फोकस होगा आज की इस मीटिंग पर होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का भी फैसला एक तरह से इस मीटिंग में हो सकता है। जो बड़े मुद्दे हैं, जिस तरह से मनोज कौल आपने बताया कि चाहे डिलिमिटेशन की बात कर लें, स्टेटहुड की बात कर लें, यह सबसे अहम जो पॉलिटिकल प्रोसेस को दोबारा से पटरी पर लाना और पॉलिटिकल प्रोसेस को दोबारा से शुरू करना, यह बहुत अहम इशू है। अगर इन पर कोई बातचीत होती है और अगर इन पर कोई एक पेशरफ्त होती है तो यह बहुत अहम होगा जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। ताहिर चौधरी जी बीजेपी के तर्जुमान है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। ताहिर चौधरी साहब, बाकायदा इस मीटिंग से पहले हमने देखा कि एक ग्रुप फोटो हुआ जिसमें खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब मौजूद हैं और जितने लीडर जम्मू कश्मीर से गए वो सभी मौजूद हैं। जो लीडरान गए हैं ये वजीर आजम के साथ एक खुश मिजाजी के साथ जो मुलाकात हो रही, जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या कुछ कह रही है आज की इस मीटिंग को लेकर? ताहिर चौधरी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मैं ताहिर चौधरी जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। परवेज भट्ट भी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है कि कश्मीर के लिए बहुत अहम है। परवेज, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि जाहिर सी बात है कि आज की ये मीटिंग जम्मू और कश्मीर दोनों खितों के लिए बहुत अहम है। जम्मू के कश्मीर के लोगों की भी निगाहें आज टिकी होंगी कि क्या इस मीटिंग से निकल कर आएगा, और मीटिंग की बाकायदा अब शुरुआत भी हो चुकी है। परवेज जी बिल्कुल हुरैरा, ये सही बात है कि काफी अहम मीटिंग इसको माना जा रहा है, क्योंकि इसे पॉलिटिकल प्रोसेस जो यहाँ पे पिछले 3 साल से रुकी पड़ी थी, थम सी गई थी, वो एक बार फिर से शुरू हो गई। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोग इस पे काफी नजरें गड़ाए हुए हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद लोग इससे नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पहले उम्मीद थी कि शायद आर्टिकल 370 और 35A के हवाले से इस मीटिंग के दौरान बात होगी, या फॉर दैट मैटर अगर स्टेटहुड के हवाले से भी इस मीटिंग में बात होती तो लोग काफी पुरुम्मीद थे उस वजह से। लेकिन बात इसमें सिर्फ हो रही है इलेक्शन प्रोसेस की, और बात इसमें सिर्फ डिलिमिटेशन की हो रही है। बेशक इलेक्शन प्रोसेस जो डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ पे रेस्टोर करना, उसके लोग यहाँ खिलाफ नहीं है, लोग उसके हक में है। लेकिन अगर यहाँ लोगों से पूछा जाएगा कि इलेक्शन पहले या रेस्टोरेशन ऑफ 370 और 35A पहले, तो उनका जवाब होगा कि पहले रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और स्टेटहुड, उसके बाद अगर इलेक्शन होता है तो वो बेशक उसमें शमूलियत कर सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो आज के इस वक्त में भी अगर इलेक्शन का बिगुल बजता है आने वाले दिनों में, तो लोग इलेक्शंस में हिस्सा जरूर लेंगे, लेकिन उस जोश के साथ, उस खरोश के साथ लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि काफी मायूसी आई है और काफी बदजुनी हो गई है लोगों में। जब आर्टिकल 370 और 35A को कलअदम करार दिया गया था, उसके बाद से लोगों में काफी दुखी थे लोग सरकार के इस फैसले से। लेकिन इस मीटिंग की वजह से एक उम्मीद जगी थी लोगों में, लोगों को लगा था कि शायद मरकज शायद अब स्टेटहुड एटलीस्ट बहाल कर देगी, जैसा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जैसा रेगुलरली मांग कर रहे थे। जो PAGD की मीटिंग यहाँ पे हुई तो उन्होंने 370 और 35 के हवाले से भी बात की, स्टेटहुड के हवाले से भी बात की, या कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार स्टेटहुड रेस्टोरेशन के हवाले से बात कर रही है। लेकिन अब इसमें देखना ये होगा कि क्योंकि मीटिंग का एजेंडा कोई सेट नहीं है, मीटिंग का एजेंडा अभी तक जो ये पॉलिटिकल लीडर्स इसमें शामिल है उनको तक भी नहीं बताया गया है, जैसा कि उन्होंने मीडिया में आके कहा। तो अब इसमें देखना ये होगा कि क्या
जो वो बातें यहाँ पे जो उन्होंने बयानात यहाँ पे दिए, क्या वो इस मीटिंग में वो पेश कर सकते हैं, या फिर जो मरकज उनसे चाहता है डिलिमिटेशन कमीशन के साथ कॉपरेशन करना, या इलेक्शन प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या उसके हवाले से बाकी जो इकदाम करने होंगे, या उसी पे अमल होगा, या फिर जो यहाँ पे इन्होंने बुलंदबाग दावे किए थे क्या उन पे भी ये बात करेंगे, वो इसमें देखने वाली एक बात होगी। हालांकि मीटिंग के बाद बयानात तो आएंगे, लेकिन मीटिंग में असल में क्या हुआ वो अक्सर आम लोगों तक नहीं पहुंचता है। यहाँ पे अगर हम बात इलेक्शन की करें तो लोग बेशक जो हमारे जानने वाले हैं, जो देखने वाले हैं हमारे, वो बेशक ये जरूर जानना चाहेंगे कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को जब रिहा किया गया था हिरासत से, जब वो यहाँ पे चश्माशाही में बंद थे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, तो उसके कुछ टाइम बाद ही उनका बयान आया था कि जब तक स्टेटहुड पूरी तरह से रेस्टोर नहीं होता है तब तक वो बजाते खुद वो किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये बयान अभी भी लोगों को याद है, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए जो ये सियासी पार्टियां हैं ये अपना फॉरवर्ड प्लान जो है वो इस मीटिंग के बाद लोगों के सामने रखेंगी, क्योंकि बेशक आखिर इनको लोगों के सामने ही जाना है, इनका वोट बैंक का मसला है और लोगों से ही वोट मांगने हैं। तो लोगों के पास ये इस बारी क्या लेके जाएंगे वो इस मीटिंग से इनको मिलता है कि नहीं मिलता है, उस पर भी एक सवालिया निशान है। वो भी देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग में लोगों के लिए ये क्या ला पाते हैं यहाँ के लिए। फिलहाल के लिए अगर देखें, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें इसी मीटिंग पर एक तरह से परवेश टिकी हुई हैं कि आज की इस मीटिंग से निकलता क्या कुछ है, क्योंकि 370 खत्म होने के बाद यह सबसे बड़ी और सबसे अहम मीटिंग मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐलान क्या सेंटर की तरफ से होगा, यह भी एक अहम सवाल है। क्या जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस एक तरह से जिसकी शुरुआती तौर पर जो हुई है, क्या उस पॉलिटिकल प्रोसेस को एक रफ्तार यहां से मिलने जा रही, स्पीड मिलने जा रही, आने वाले दिनों में क्या असेंबली के चुनाव यहां पर होंगे, यह भी देखना बहुत अहम होगा। और इसके अलावा स्टेटहुड की बात जो सेंटर कर रहा था, क्या उस पर भी कोई बड़ा ऐलान होगा, यह भी देखना बहुत अहम होगा। तो क्या कुछ इस मीटिंग के बाद निकल कर आता है, इस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। मैं ताहिर चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। ताहिर चौधरी साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? जी जी हाँ जी। ताहिर चौधरी जी, इससे पहले भी मैंने जो सवाल किया था यही सवाल था कि मीटिंग शुरू हो गई बाकायदा, सबकी नजरें और खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोगों की नजरें आज की इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं, जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई, बाकायदा ग्रुप सेशन वॉर फोटोग्राफी हुई है, जो लीडरों की बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कुछ कह रही है, जिस तरह से खुश मिजाजी के साथ लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मिल रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती जिस तरह से वजीर आजम से बातें कर रही हैं, तो जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कुछ कह रही है? देखिए, बॉडी लैंग्वेज की जहाँ तक बात आती है, सबकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है। सभी अपनी मर्जी से गए हैं, खुश खलाकी से गए हैं, और बहुत लंबे टाइम से एक पहल होनी थी और प्रधानमंत्री साहब की तरफ से पहल हुई, सबको कॉल किया गया। मुझे लगता है कि जहां तक जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए अच्छा बेहतर फैसला होगा और डीलिमिटेशन के प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ये मेरा एक अपना पर्सनल सोच है। और आने वाले टाइम पे इलेक्शन के बारे में सोचा जाएगा कि जम्मू में एक चुनी हुई सरकार बनाई जाए। लोगों की चुनी हुई सरकार जब बनेगी तो बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के, छोटे छोटे मसाइल जो होते हैं वो लोग खुद जाके अपने कंसर्न एमएलए के पास जाके हल करवा सकते हैं। जहां तक 2 साल की पिछली अगर बात करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट का जहां तक प्रोसेस था बहुत फास्ट चलता रहा जम्मू कश्मीर में, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पे वो लोग कहीं पीछे रहे, क्योंकि जो एक ब्यूरोक्रेट का जो सेटअप होता है, उनसे मिलना, उनके पास जाना, सेक्रेटरीट के अंदर जाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो वहां पे कहीं लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, और जम्मू कश्मीर का आवाम भी चाहता है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी वो अच्छा टाइम आए, इलेक्शंस का टाइम आए, चुनी हुई सरकार बने और लोगों की जो दिक्कतें हैं उनके ऊपर बात की जाए, उनकी रोजगार के ऊपर बात की जाए, उनकी खुशहाली पे बात की जाए। बहुत सारी दिलो दिमाग में रीजनल पार्टीज के लीडर्स के दिमागों में बातें चल रही हैं। मुझे लगता है कि वो सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा फैसला होगा प्रधानमंत्री साहब की तरफ से, और होना भी चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज इस मीटिंग से क्या कुछ निकलता है ये देखना भी बहुत अहम होगा। मनोज कौल, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
मनोज, जाहिर सी बात है कि गुपकार अलायंस की जब मीटिंग होती है वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद, तो उसमें चाहे महबूबा मुफ्ती हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, तमाम लीडरों का यही होता है कि वो 370 और 35A पर बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सेंटर का ये कहना था कि 35A और 370 पर कोई बात नहीं होगी। डेवलपमेंट पर बातचीत हो सकती है, डिलिमिटेशन पर बात हो सकती है, पॉलिटिकल प्रोसेस पर बात हो सकती है, जम्मू कश्मीर के जो नौजवान बेरोजगार हैं उनके रोजगार को लेकर बातचीत हो सकती है। तो दोनों का नजरिया तकरीबन अलग अलग है। नहीं, देखें अबू हुरैरा, इसमें जैसे आपने कहा कि सेंटर ने कहा कि उस पर बात नहीं होगी, इस मीटिंग के हवाले से सेंटर ने कोई भी एजेंडा तय नहीं किया था। सेंटर की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई थी जिसमें यह कह दिया गया हो कि इस पे बात होगी या इस पे बात नहीं होगी, ये मुद्दे होंगे, ये मुद्दे नहीं होंगे। ये जरूर है कि मरकजी सरकार पहले ही ये वाजे कर चुकी है कि दफा 370 और 35A अब एक तवारीख बन चुकी है, इसको अब वापस लाया नहीं जा सकता। ये इन पार्टीज को भी मालूम है, ये उन लीडरों को भी मालूम है जो आज फिर दफा 370 और 35A की बातें करते हैं, जो ये GD में रहने वाले, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो। अब हम ये कहें कि आखिर अगर उन्हें ये लगता है कि वहाँ पर इस तरह के मुद्दे शायद वो एजेंडा में शामिल नहीं होंगे, तो फिर वो इसकी बात क्यों करते हैं? सवाल ये है कि जैसे मैं पहले भी जिक्र किया कि इन सियासी जमातों के पास फिलहाल इस मुद्दे के अलावा दफा 370 और 35A, आप देखें जब ये GD बना था तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि दफा 370 और 35A को वापस लाना है। अब अगर यही PAGD मीटिंग के लिए जाती है और अगर इसका जिक्र नहीं करती है तो उसका मतलब है वो अपनी उनका जो मौक़िफ़ था जिसके लिए वो PAGD में शामिल हो गए थे, जिसके लिए वो इत्तेहाद बना था, उस इत्तेहाद के खिलाफ जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो सियासी जमातें हैं ये इन्हीं मुद्दों को लेकर आज तक आवाम के सामने गए हैं। अब अगर वो पहले ही इनसे इन्हिराफ करते हैं, इनसे किनारा कशी इख्तियार करते हैं, तो एक गलत सिग्नल लोगों के अंदर शायद चला जाएगा कि आप देखिए कि जो पहले कल तक दफा 370 और 35A की बातें करते थे, आज उन्होंने उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। अब सवाल ये है कि जो ये सियासी पार्टियां ऐसा क्यों करती हैं? जब आप ये समझते हैं कि यही मुद्दे लेके ये जो इत्तेहाद है वो वजूद में आया और ये सियासी पार्टियां इन्हीं मुद्दों को लेकर आज तक सियासत करती आई पिछले 70 साल से या 60 साल से, तो आज वो एकदम से उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वो ये कहें कि नहीं ये मुद्दा पुराना हो गया, अब हम दूसरे मुद्दे को लेके आगे चलेंगे। तो ये जो मीटिंग आज की है, जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि इस मीटिंग के अंदर इन सियासी जमातों का जाना, एक बड़ी मजबूरी उनकी ये है कि सियासतदान बिना सियासत किए जिंदा नहीं रह सकता। सियासतदान का काम है सियासत करना। अगर सियासी सरगर्मियां नहीं हो रही हैं तो वो सियासतदान इरेलीवेंट हो जाता है। अगर वो लीडर इरेलीवेंट हो गया तो उसकी पार्टी इरेलीवेंट हो जाती है, यानी उसका जो लोगों के साथ कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है। सो अपना जो सियासी वजूद है उनका, उसको कायम रखने के लिए, चाहे वो दफा 370 की बात करके हो, चाहे वो 35A की बात करके हो, या फिर मीटिंग में शामिल होके बिल्कुल शामिल होने की बात हो। मीटिंग में शामिल होना है क्योंकि सियासी सरगर्मी चालू है, उससे वो आगे चल सकते हैं। कल होके इलेक्शन होंगे और वोट, या तो अगर वोट ज्यादा आ गए तो सरकार चलाएंगे, अगर वोट नहीं आया तो अपोजिशन में रहेंगे। यानी उनका जो सियासी करियर है, उनका जो सियासी मुस्तकबिल है, उस पर कोई फर्क आने वाला नहीं है, उस पर कोई आंच आने वाली नहीं है। इसलिए ये मजबूरी इनकी है कि वो मीटिंग में इसलिए चले जाते हैं ताकि उस चीज को मद्देनजर